हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और फिर से भूगोल की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग भूगोल में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए होने वाला है, ठीक है। और हम लोग जो कृषि पढ़ रहे हैं, कृषि में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे। लेकिन बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से फसल किस ऋतु में उपजाए जाते हैं और कौन कौन से फसल का महत्व क्या क्या होता है और कौन कौन से फसल किस राज्य में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग का मेन टॉपिक क्या होने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि फसल या फिर ऋतु 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा बच्चों कि फसल, ठीक है। फसल भी कह सकते हैं या फिर ऋतु भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। फसल या ऋतु लिखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला प्रकार हो जाएगा क्या आपको, पहला सबसे पहले होता है खरीफ, दूसरा होता है प्यारे बच्चों रबी, और तीसरा होता है क्या, जायद या फिर गर्मा कहते हैं उसको, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा बच्चों, पहला हो जाएगा आपको खरीफ, खरीफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा रबी, और तीसरा हो जाएगा बच्चों जायद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी, जायद, जायद है ना, जायद या फिर गर्मा भी कहते हैं, गर्मा, गर्मा, ठीक है। तो चलिए, यहां तक सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर, फसल जो होता है अलग अलग प्रकार के होते ही हैं। जो भी बच्चे गांव से होंगे ना, उनको इसका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा से होगा कि यह जो है फसल कुछ अलग मौसम में होता है, ये कुछ अलग मौसम में होता है। देखिए, धान जो है ना बरसात के दिन में होता है, साफ सी बात है। गेहूं को देखें तो वह जो है ठंडा के दिन में होता है, और उसके बाद गन्ना वगैरह भी देखें तो दलहन फसल भी अगर देखें तो अलग अलग मौसम में होते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि खरीफ, रबी और जायद 3 भाग में फसल को हम लोग बोते हैं और काटते भी हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे जो है इसका एक मैं बहुत ही शानदार सा बजट तैयार किया हूं इसके लिए कि फसल, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा फसल, ठीक है। दूसरा क्या लिखा मैंने, समय की अवधि, समय, समय की अवधि। आप लोग इसे सभी लोग नोटबुक में नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना बच्चों, ठीक है। अवधि, उसके बाद बच्चों आता है यहाँ पर ऋतु, ऋतु, उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर प्रमुख फसलें, है ना, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फसल सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चों, फसल लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समय की अवधि, उसके बाद देखेंगे ऋतु, और उसके बाद देखेंगे प्रमुख फसलें, है ना। तो सबसे पहला बच्चों मैं लिखना चाहूंगा खरीफ फसल। आइए, सबसे पहला नंबर हम लिखना चाहेंगे बच्चों खरीफ, खरीफ फसल के बारे में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, खरीफ फसल के बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि खरीफ फसल जो है जून जुलाई से, ठीक है, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। कब से, तो जून, जून या जुलाई, जून या जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक होते हैं, ठीक है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है ना, समय की अवधि, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3-4 महीना में क्या होता है कि फसल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा में बच्चों सवाल पूछता है कि खरीफ फसल जो है कब बोई जाती है, कब से कब तक उसका समय अवधि होता है, या फिर समयावधि भी लिखता है वहां पर, तो आप कहेंगे कि जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक होता है, ठीक है। अब ये ऋतु क्या होता है उस समय, तो प्यारे बच्चों ऋतु उस समय का होता है वर्षा ऋतु। कौन सा जी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु होता है, ठीक है। इसमें का प्रमुख फसल क्या है बच्चों, तो चावल है, चावल है, ठीक है। अगर देखें तो मक्का है, और देखें बच्चों तो और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ज्वार है, ज्वार है, आपको बाजरा है, ठीक है। ज्वार बाजरा, मक्का भी लिख दिए, ज्वार बाजरा, अरहर भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अरहर, अरहर भी हो जाएगा, ठीक है। अरहर के साथ साथ आप उड़द लिख सकते हैं, उड़द,
उड़द लिख सकते हैं, मूंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या कहलाएंगे बच्चे मेरे, ये सभी कहलाएंगे आपको खरीफ फसल, है ना, सभी खरीफ फसल है बच्चे, ठीक है। उसके बाद मूंग के साथ साथ और भी अगर देखना चाहें तो तिल कह सकते हैं, तिल, और जूट भी कह सकते हैं बच्चे, है ना। इस प्रकार से जो है यहाँ प्रमुख फसल, इस फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं और ये जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हो जाते हैं। और उसके अलावा प्यारे बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में पूछता है चावल कैसा फसल है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि खरीफ फसल है, ठीक है। अगर यह कहता है कि ये किस मौसम में लगाई जाती है बच्चों ये फसल, तो कह देंगे वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। और महीना पूछता है कि किन महीनों में, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे कि जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक। क्लियर है। आइए इसको कहते हैं ना, इसको आपको कहते हैं, देखिए इसको शॉर्टकट में आप याद रखेंगे चक, चक। क्यों, क्योंकि चावल जो है ना, चावल, ये चावल जो है बच्चों, चावल, च से चावल हो गया, ख से खरीफ। जानते हैं मैंने चक क्यों बोला इसको, क्योंकि चावल के लिए मेनली ये सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि चावल किस प्रकार का फसल है, कहेंगे कि खरीफ फसल, चक से याद रखना, चावल खरीफ, चावल खरीफ, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चे यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका, है ना। उसके बाद आते हैं बच्चों दूसरा नंबर में, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रब्बी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, रब्बी फसल। तो बच्चों ये सवाल पूछता है कि रब्बी फसल किस महीने में लगाई जाती है, रब्बी फसल। तो लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक, मार्च या अप्रैल, अप्रैल तक, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 3 4 5 महीना के अंदर में जो है ये सभी भी फसल आपको कंप्लीट हो जाते हैं क्लियरली। ये किस ऋतु में लगाते हैं बच्चों, तो ये हम लोग लगाते हैं शीत ऋतु में, ठीक है। परीक्षा में बच्चों सवाल पूछता है कि रबी फसल किस मौसम में, किस ऋतु में, तो शीत ऋतु में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आखिर ये रबी फसल है कौन कौन जिसको हम लोग शीत ऋतु में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप लोग देखेंगे कि इसके रूप में देखें गेहूं होता है, इसमें सबसे पहला क्या होता है बच्चे, गेहूं, ठीक है ना, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। गेहूं जो है सबसे पहला खरीफ रबी फसल है, ठीक है। इसके लिए आप याद रखना ऐसे रग, रग, रग से याद रखना आप, ट्रिक हुआ, ट्रिक है ये, है ना। यह क्या बच्चों, यह ट्रिक है। और रग से आप लोग याद रखना कि रबी फसल है गेहूं, रबी फसल है गेहूं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखना। तो रबी फसल है गेहूं, और गेहूं के साथ साथ भी और कुछ फसलों के बारे में अगर आपके एग्जाम में पूछता है ना, तो वह सवाल बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए बच्चे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जौ हो गया, यहाँ पर जौ हो जाएगा, जौ के साथ साथ चना हो जाएगा, ठीक है। चना के बाद आप लोग जो है मसूर लिख सकते हैं, मसूर, मसूर हो जाएगा, आपको तीसी हो जाएगा, ठीक है ना। तीसी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे सरसों लिख सकते हैं, सरसों भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, सरसों भी लिख सकते हैं जी, है ना। आइए उसके बाद बढ़ते हैं आगे बच्चे मेरे, आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या तीसरा नंबर फसल क्या होने वाला है। तो तीसरा नंबर फसल हो जाएगा बच्चों आपका जायद। क्या है जी, क्या है बच्चे मेरे, जायद हो जाएगा, ठीक है। और जायद को जो है हम क्या कहते हैं जी, जायद को हम लोग कहते हैं गर्मा, क्या कहते हैं जी, गर्मा कहते हैं, ठीक है। और जायद फसल जो है बच्चों मेरे मार्च, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल से ले करके और कहाँ तक होता है बच्चों, तो मई जून तक होता है, मई या जून तक होता है बच्चों, मई या जून तक होता है बच्चे, ठीक है ना जी, मई या फिर जून तक होता है। आ रहा समझ में। बात आता है यहाँ पर ऋतु की। तो ऋतु कौन है बच्चे, ऋतु यहाँ पे हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। कौन हो जाएगा जी, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फसल कौन कौन आते हैं बच्चों, तो इसमें जो है आपको फसल आ जाएंगे, बहुत सारी सब्जियां होती है, सब्जी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सब्जी इसमें हम लोग देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में। सब्जी, सब्जी हो जाता है आपको, जैसे में कद्दू हो गया, है ना जी, कद्दू हो गया, आपको ककड़ी हो गया, ककड़ी बालू में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपको खीरा हो गया, खीरा खाएं कभी खीरा खाएं बाबू आप लोग,
ये गर्मी में खाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में आयरन भरपूर मिलता है खीरा से। ठीक है, खीरा हो गया यहाँ पर, तरबूज हो गया यहाँ पर, तरबूज, ठीक है ना, तरबूज हो गया। उसके बाद जो है धान, धान भी लिख सकते हैं यहाँ पर, धान, ठीक है ना, धान। उसके बाद जो है उड़द वगैरह सब ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख क्या है, सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप खरीफ फसल भी देख लिए, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर वर्षा ऋतु में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, तिल, जूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लिया आप लोग रबी फसल में अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक लगता है ये फसल, शीत ऋतु में होता है, जिसका सबसे प्रमुख फसल क्या है बच्चों, गेहूं है। ये दोनों प्रमुख है। चावल और गेहूं के लिए हमेशा एग्जाम में सवाल पूछते आता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका कि कौन कौन से फसल जो है, कौन सा फसल का कैटेगरी है, क्वालिटी उसका क्या है, खरीफ है, रब्बी है या फिर जायद है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कि 3 फसल या जो है इसके बारे में अब एक एक करके इन सभी फसलों के बारे में, ये सभी जो प्रमुख फसलें हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना। इसमें जो भी प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे मेरे, तो पढ़ेंगे। चले ना, आइए चलते हैं। आइए बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग फसल की अलग अलग क्वालिटी के बारे में पढ़े हैं, अलग अलग कैटेगरी के बारे में पढ़े हैं प्यारे बच्चों, और हम उसी उदाहरण को अब देखेंगे कि आखिर दाल, चावल, ये जो था आपको गेहूं, मटर, ये सब क्या है, क्या है ये सब। ठीक है, और क्या है उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि कौन पीने लायक है, कौन खाने लायक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबको हम अलग अलग नजरिया से देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खाद्यान्न। ठीक है ना जी, क्या देखेंगे जी, खाद्यान्न, खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसलें, है ना जी, खाद्यान्न फसलें हम लोग देखेंगे। यानी कि जो खाने वाला फसल है वह क्या होगा बच्चों, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग खाद्यान्न फसल कौन कौन है। तो मुख्य खाद्यान्न फसल प्यारे बच्चों चावल है और गेहूं है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं आपके नजर में, है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखें कि कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलें हो चावल या गेहूं के बजाय। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या है, मोटा अनाज के रूप में किसे हम लोग देखते हैं जी, तो मोटा अनाज के रूप में प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं किसको, ज्वार, ज्वार को देखेंगे, बाजरा को देखते हैं, बाजरा को देखते हैं, मक्का को देखते हैं, मक्का को, और कोई एक रागी भी आता है, रागी, रागी आप लोग कहीं बिहार से होंगे तो नहीं भी देखे होंगे, रागी आता है एक, जो रामदाना देखे हैं उसी टाइप का होता है रागी, यह भी एक मोटा दाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपको पेय फसल, पेय फसल जो पीने वाला फसल हो, जिसको हम लोग पीने में प्रयोग करते हैं बच्चों। पेय फसल अगर पूछता है तो चाय और कॉफी, चाय हो जाएगा और कॉफी भी हो जाएगा बच्चों, चाय और कॉफी भी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें, है ना, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें कौन कौन हो जाएंगे बाबू, तो रेशेदार फसलें आपको कपास हो जाएगा, कपास हो जाएगा और जूट भी हो जाएगा, जिससे पटुआ वाला जो रस्सी बनाया जाता है ना, जो चट्टी में बनिया लोग अक्सर लेके घूमते हैं जिस बोरा को, वह बोरा जूट से बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे रेशेदार फसल के बाद हम लोग देखेंगे दलहन। दलहन जो है अलग क्वालिटी का होता है सब फसल। ये जो है ना, जैसे दलहन में किसको, चन्ना को प्रयोग किया जाता है, मसूर का प्रयोग किया जाता है ना। मसूर अगर कहता है कि 4 दलहन फसलों का नाम लिखिए, किसका नाम लिखिएगा, चना लिख दीजिए, मसूर लिख दीजिए, काम चल जाएगा। अरहर भी लिख दो भैया मेरे, अरहर भी लिख दीजिएगा ना, अरहर, अरहर हो जाएगा। ठीक है, अरहर के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे उड़द, उड़द भी हो जाएगा आपको। ठीक है, उड़द, उड़द देखें जैसे खेत के बीच में जो ज़्यादातर डरार लगा होता है उसी पर हमारे बिहार के सभी लोग लगभग बो देते हैं उस पर, है ना, जो बहुत ज़्यादा जो है कचरा जैसे लग जाता है, जिससे जाने आने में भी दिक्कतें होता है।
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तिलहन। तिलहन, तिलहन के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों सरसों, सरसों, ठीक है, इसका खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली, कुछ लोग खाने के लिए भी या कुछ लोग शरीर में माथा वाथा में लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हो जाएगा सूरजमुखी, सूरजमुखी, ये हो जाएगा तिलहन फसलें, है ना जी। तो ये सभी बच्चों आप लोग देख लिए, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपको फसल की क्वालिटी, सभी अलग अलग किस प्रकार की फसलें हैं। तो यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि खाद्यान्न फसलें चावल और गेहूं, मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का और रागी, ठीक है। पेय फसल चाय कॉफी, ये तो सस्ता है याद कर सकते हैं। रेशेदार फसलें कपास और जूट, दलहन चना मसूर अरहर उड़द। तिलहन फसल सरसों मूंगफली और सूरजमुखी बच्चों, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं बच्चों। 2-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे परीक्षा में जो है ना ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है परीक्षा में। तो बढ़े आगे, चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है टॉपिक, ठीक है। आइए आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे क्या, तो सबसे जो अच्छा होगा जिससे हमारा जीवन चलता है हम उसी को सबसे पहले देखेंगे, यानी चावल को देखेंगे सबसे पहले बच्चों, है ना। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, तो चावल है बच्चों, ठीक है। चलिए चावल के रूप में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों, कैसे पढ़ेंगे, पूरा डीपली और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चावल के बारे में हम लोग जानेंगे कि चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे कि चावल भारत की, परीक्षा में पूछेगा ऐसे ही लिखेंगे, भारत की प्रमुख प्रमुख खाद्यान्न खाद्यान्न फसल है, फसल है। मैंने हिंदी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो उसमें सब्जेक्टिव सवाल बताया था, जिससे जैसे ही मैंने उस क्लास को मैंने दिया था बच्चों को, तुरंत कमेंट आ रहा है कि सर आंसर को और थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, ठीक है, आंसर को थोड़ा और शॉर्ट कीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे आंसर को एक ही शब्द में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द वाइज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ना, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, हो गया, और गेहूं 2 नंबर पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों विश्व का 22% चावल भारत में है, क्या जी, तो विश्व का, पूरे विश्व का 22% चावल, चावल कहां से बच्चों, चावल कहां से, तो भारत में है, चावल कहां है, भारत में है, चावल कहां है बच्चे मेरे, भारत में है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा 22% केवल भारत में है, बाकी सब दुनिया में क्या है भाई, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे, उसके बाद इसमें है कि भारत के कुल कृषि भूमि का 23%, कुल जितना भी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे भारत के कुल कृषि भूमि, कुल कृषि भूमि का, यानी भारत में जितना भी कृषि भूमि है, जितना खेत बाड़ी है ना लोगों का, उसमें कितना परसेंट, तो 23% पर, 23% पर चावल खाली होता है, क्या होता है जी, चावल होता है। कितना प्रतिशत पर जी, 23% पर। पूरा जो घर और है ना आपके जमीन में, उसके लिए नहीं कह रहा है, जितना खेती बाड़ी है ना, खेत वोत, उसके लिए कह रहा है कि जितना मान लीजिए कि सब खेत मिला के 100% है, तो वहां पर 23% पर केवल चावल होता है भारत में, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, क्या जी, एक लिखेंगे कि चावल एक उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या है, अनाज है, अनाज है, ठीक, ठीक है ना, अनाज फसल है, फसल लिख लीजिए सही रहेगा, फसल है, फसल है, ठीक है। चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी उष्ण का मतलब होता है बच्चों गर्मी, क्या होता है जी, गर्मी, यानी गर्मी के दिनों में होने वाला यह फसल है, उष्ण मतलब गर्मी होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चावल के लिए कम से कम कितना डिग्री तापमान होना चाहिए डी, कितना डिग्री तापमान होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चावल के
लिए मिनिमम यानी कि कम से कम, कम से कम कितना डिग्री तापमान पर ये होता है बाबू? तो यह जो है ना 24 डिग्री, 24 डिग्री सी तापमान पर होता है। चावल कितना डिग्री तापमान पर होता है? 24 डिग्री तापमान पर हो जाएगा बबुआ। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं चावल की और सारा खासियत क्या है बच्चों कि यह जो है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चावल के लिए, आइए अगला पॉइंट लिख देते हैं कि चावल के लिए क्या लिखेंगे बाबू? चावल के लिए 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है ना? वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना सेंटीमीटर बाबू? 200 सेंटीमीटर। इसको नहीं याद रखिएगा ना, बहुत पीटेंगे आपको। ये बड़ा जरूरी सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा बाबू, है ना, कि 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। आपको नहाने के लिए मजा आता है ना बरसात में, तो 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है अगर होता है तो बच्चों को नहाने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चावल किस मिट्टी पर उपजाया जाता है? चावल जो है किस मिट्टी पर उपजाया जाता है बच्चों? तो यहाँ पे लिखेंगे कि चावल जलोढ़ मिट्टी पर उपजाया जाता है, उपजाया जाता है। चावल जलोढ़ मिट्टी पर उपजाया जाता है, जिसको मिट्टी जो ला के पीट देता है ना, सिल्टी, नदी उदी ला के सिल्टी पीट देता है, उस पर बहुत बढ़िया चावल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला लिखेंगे बच्चों, अगला लिख सकते हैं कि चावल की खेती के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है, अधिक मेहनत करना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पाकी में होता है, कीचड़ उचड़ में होता है ना, जाके उसमें रोपना पड़ता है, उसको खोद के ऐसे जो है पाकी में हचाड़ करना पड़ता है। इसलिए चावल की खेती कह सकते हैं कि अधिक मेहनत करना पड़ता है चावल की खेती के लिए। ठीक है, ये तो स्वाभाविक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको तैयार होने में, यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि इसको तैयार होने में आप लोग कह सकते हैं, इसको तैयार होने में कितना दिन लगता है? कितना दिन लगता है बाबू चावल को तैयार होने में? लगभग 5 महीना, 4 से 5 माह लगते हैं, 4 या 5 माह लग जाते हैं। इसको तैयार करने में कितना समय लगता है जी? तो 4 से 5 माह लग जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और यह चावल जो है बच्चों, चावल जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है जी? हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि चावल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जी? चावल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है आपको पश्चिम बंगाल, चावल जो है पश्चिम बंगाल ले लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख सकते हैं बिहार लिख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे केरल में भी होता है चावल, केरल। आपको उत्तर प्रदेश पंजाब में भी होता है, पंजाब। ठीक है, पंजाब आदि राज्यों में पाया जाता है, आदि राज्यों में होता है। प्रमुख रूप से इन्हीं राज्यों में चावल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन होता है चावल का? तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक उत्पादक राज्य, सबसे अधिक चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य बताओ कौन है? बहुत भयानक सवाल है। तो ये है बच्चों पश्चिम बंगाल। क्या है बच्चों? चावल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये सब याद रखना जी, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, और ना ही तो इसको बार बार देख करके सबको एक नोटबुक बना लेंगे, और इसको पढ़ लेने के बाद में ज्योग्राफी से कोई सवाल छूटने वाला है का?
बोलिए ना, छूटने वाला है? बिल्कुल नहीं छूटने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, ठीक है। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे जी। इसके बाद हम लोग देखेंगे गेहूं के बारे में। चावल हुआ खत्म, चावल चावल संपूर्ण चावल का जो है हिस्ट्री खत्म, ठीक है। आइए आगे बढ़े। आइए बच्चों, इसके बाद जिस प्रकार से हम लोग चावल की पूरा खानदान के बारे में पढ़े हैं ना, पूरा हिस्ट्री जैसे पढ़े हैं चावल के बारे में, हम ठीक उसी प्रकार पूरा गेहूं के खानदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गेहूं कहाँ कहाँ होता है, कितना % होता है, गेहूं का क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए बच्चों सब लोग रेडी रहेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस बार गेहूं के बारे में, ठीक है। गेहूं को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो गेहूं जो है भारत का दूसरा प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं को यहाँ पे लिख सकते हैं कि गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी रोटी आप खाते हैं ना, रोटी, चावल के बाद मकई नहीं बच्चे, चावल के बाद रोटी खाया जाता है। चावल के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया बच्चों। उसके बाद गेहूं में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादक में? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि गेहूं उत्पादक में विश्व में, पूरे विश्व में लिखेंगे आज, विश्व में गेहूं उत्पादक में क्या लिखेंगे बच्चों? गेहूं उत्पादक में भारत में, गेहूं उत्पादक में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। गेहूं उत्पादक में पूरे विश्व में भारत का कौवा स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान पर आता है भारत, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में विश्व का कितना % गेहूं उत्पादन होता है भाई मेरे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरे विश्व में केवल भारत में, पूरे विश्व में केवल भारत में 10% गेहूं उत्पादन होता है, गेहूं उत्पादन होता है। केवल गेहूं का उत्पादन जो है पूरे विश्व में भारत में केवल 10%, पूरे विश्व में केवल भारत में 10% गेहूं उत्पादन होता है, 10%। बाकी का 90% में पूरा देश है, बाकी 90% में पूरा देश है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कितने वर्षा की आवश्यकता है। अब आते हैं वर्षा पर। तो लिखेंगे कि गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए कितना % बारिश चाहिए जी? कितना %? तो 50 से 75 cm, 50% सॉरी 50 cm से 75 cm, सेंटीमीटर, है ना। वर्षा को सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है बच्चों। कभी कभी आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं लगता है? तो मजे से आप पढ़िए ना, मजे से आप पढ़ते रहिए। एक बार कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा ना तो पीटेंगे बहुत। चलिए यहाँ पर हो गया क्या की आवश्यकता होती है, कितना? वार्षिक वर्षा, एक साल में पूरा सालाना वर्षा कितना? तो 50 cm से 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइए उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 1967 ईस्वी में एक बार ये हुआ था कि 1967 में क्या हुआ था बच्चों? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव, हरित क्रांति अलग से बता दे क्या बाबू? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? किस पर पड़ा था बाबू? सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर तो पड़ा था,
गेहूं पर पड़ा था। किस पर पड़ा था जी? गेहूं पर पड़ा था। देख लीजिएगा 1967 में हरित क्रांति, याद रखिएगा, हरित क्रांति अलग से अभी बता देते हैं, अलग से भले बताएंगे लेकिन याद रखना होगा आपको। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो वह गेहूं पर पड़ा था जी। किस पर? तो गेहूं पर पड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गेहूं का उत्पादक राज्य, आइए देखते हैं गेहूं में सबसे आगे कौन राज्य है, कौन कौन राज्य में मिलता है। गेहूं का उत्पादक राज्य कौन कौन है? उत्पादक राज्य कौन कौन है बाबू? उत्पादक राज्य आपको हो जाएंगे यूपी, समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के बाद अपना बिहार भी इसी में शामिल है, बिहार में भी बड़ा गेहूं होता है, ठीक है ना, बिहार हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद एमपी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश, है ना, एमपी हो जाएगा बच्चे। उसके बाद यहाँ पर जो है यूपी तो लिख दिए ना, यूपी, ठीक है, ठीक है, यूपी हो गया आपको, मध्य प्रदेश हो गया। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है बाबू बताओ? अब सबसे बड़ा उत्पादक एमपी, चलिए एमपी, हाँ यहाँ पे एमपी तो लिखना पड़ेगा, उधर जगह नहीं है, चलिए एमपी हो गया ना। अब आइए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हम यहाँ पे लिख देते हैं। सोचने वाली सवाल है, गेहूं का सबसे बड़ा, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वहां के लोग सबसे ज्यादा रोटी भी खाते होंगे। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताओ बाबू, बताओ गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कमेंट कीजिएगा या फिर बता दें। चलिए बता देते हैं, दूसरा कोई सवाल पूछेंगे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या होगा बाबू? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसको शॉर्टकट में हम लोग यूपी कहते हैं, ठीक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा, ठीक है ना, यूपी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, मैंने क्या बोला था इससे पहले? कुछ बोला था आपको बताने के लिए ना, हाँ जी। चलिए हरित क्रांति क्या है इसको मैं अलग से आपको समझा देता हूं बच्चों, है ना। आइए हरित क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे अगला टॉपिक पे, ठीक है। हरित क्रांति क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। ये बड़ा फेमस सवाल है, प्रसिद्ध सवाल है, बहुत परीक्षा में इसको पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति को परिभाषित करें। आइए बच्चों देखते हैं इसको। आइए बच्चों, अब मैं समझाने वाला था आपको हरित क्रांति, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आपका मैं लिख देता हूं, हरित क्रांति, हरित क्रांति, है ना। तो हरित क्रांति देखिए, एक ऐसा समय था 1967 और 68 में क्या हुआ, 1967-68 में लोग क्या हुआ कि एकाएक लोग उन्नति किए, एकाएक लोग में टेक्निकल बढ़ गया, ठीक है। और टेक्निकल बढ़ने के बाद में जानते हैं क्या हुआ? एकाएक लोगों में टेक्निकल बढ़ने के कारण उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक और उन्नत जो है जुताई कुड़ाई निराई के कारण जो है एकाएक फसल में वृद्धि हुई। और उसका प्रभाव मैंने क्या बोला था, किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था। यानी सबसे ज्यादा जानते हैं किसका उपज हो गया था? गेहूं का उपज हो गया था। एक हरित क्रांति आ गया था फसलों में, हम उसी को तो कहते हैं हरित क्रांति, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं हरित क्रांति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 1967 और 68 में उन्नत बीज, उन्नत बीज उर्वरक और इसी के साथ साथ बच्चों सिंचाई, कीटनाशक, सिंचाई का भी उस समय साधन आ गया एकाएक। सिंचाई क्या टेक्निक से होने लगे, सिंचाई उसके बाद जो है सिंचाई, कीटनाशक, उस समय कीटनाशक भी बनाए गए थे, कीटनाशक बनाए गए और कीटनाशक से सभी कीड़ों को मार दिया गया और मार देने के बाद में फसल अच्छा हो गया। कीटनाशक, ठीक है ना, कीटनाशक आदि के प्रयोग से क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? फसल के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुआ। प्रयोग से फसल की
वृद्धि में, फसल की क्या लिख सकते हैं जी, फसल के उत्पादन में, फसल के उत्पादन में क्या हुआ जी, अधिक वृद्धि हुआ, क्या हुआ भाई, अधिक वृद्धि हुआ, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, जिसे हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। आ गया समझ में, सिंपल है। 1967 से 68 में क्या हुआ कि उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशक का प्रयोग किया गया और उसी के कारण जो है बहुत अच्छा फसल हो गया, फसल के उत्पादन में एकाएक वृद्धि हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हरित क्रांति। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, कौन ज्यादा हुआ था फसल, तो गेहूं सबसे ज्यादा हुआ था उस साल। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझ चुके होंगे। तो आइए बच्चों, इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्वार। क्या पढ़ेंगे बाबू, ज्वार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्वार को। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ज्वार क्या है। ठीक है ना, ज्वार जो है एक गेहूं की तरह एक फसल होता है, उस मोटा दाना है ज्वार। ठीक है, मोटा दाना के रूप में हम लोग इसे देखते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ज्वार के बारे में कि गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो ज्वार है। ठीक है ना, ज्वार गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। लिखेंगे कि ज्वार गेहूं के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फसल है ये भी, सबसे प्रमुख, ज्वार गेहूं के बाद सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं बच्चे कि ज्वार भारत में, लिखेंगे बच्चों कि ज्वार भारत में, ज्वार जो है भारत में कितना परसेंट भूमि पर लगी है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16.5% भूमि पर लगी है। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चों यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ज्वार से एक और बहुत ही मस्त पॉइंट है कि ज्वार से भारत का कितना परसेंट, तो 10% खाद्यान्न उपलब्ध होता है। 10% खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न क्या होता है बाबू, क्या होता है, तो उपलब्ध होता है। 10% खाद्यान्न जो है ना, कहाँ से, तो ज्वार से उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि ज्वार का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है बाबू, ज्वार का उत्पादन जो है कहाँ कहाँ होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि ज्वार का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है बाबू, तो महाराष्ट्र में। ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बाबू, कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो है प्यारे बच्चों, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश इत्यादि। यहाँ पे क्या लिखे बच्चों कि ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहा जो है ना उत्पादित होता है कर्नाटक में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि क्या होता है, इत्यादि में होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, भयानक सवाल है बाबू मेरे। ज्वार का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, इससे पहले आप लोग देखें कि गेहूं का कहाँ बच्चों, तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में देखें चावल का। अब ज्वार की बारी है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बच्चों, तो सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में होता है बच्चे, है ना जी, महाराष्ट्र में।
वहाँ पे सारा हीरो हीरोइन है। ये सभी ज्वार वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजता है। क्या सभी लोग ज्वार की रोटी ही खाते हैं क्या? ट्रिक से याद रखना आप लोग कि सारे हीरो हीरोइन क्या करते हैं? ज्वार की रोटी खाते हैं। क्या करते हैं जी? हीरो हीरोइन जो है ज्वार की रोटी खाते हैं, जिसे पता चल जाएगा कि ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों ज्वार। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे जी? तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे बाजरा को। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सभी बच्चे जो है इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और उसको उनको लिखने के बाद क्या करेंगे कि इसको 10 बार पढ़ लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा और ये कृषि से आपका सवाल जो है नहीं छूट पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। आइए बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या ज्वार पढ़े थे, ज्वार पढ़े थे ना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बाजरा को। ठीक है, बाजरा, बाजरा पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये सबसे ज्यादा होता है आपको अहमदाबाद यानी गुजरात में होता है। ठीक है, ये गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाजरा के बारे में। ठीक है, बाजरा वजरा आप लोग देहात में देखे हैं ना, जो बरसात में लोग क्या करता है कि लगा देता है और पशुओं को खिलाने के लिए ज्यादा इसका लोग उपयोग करते हैं। अपने खाने से ज्यादा पशुओं के को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि बाजरा निर्धन लोगों के लिए एवं पशुओं का प्रमुख आहार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाजरा जो है निर्धन लोगों के लिए और पशुओं का जो है ना प्रमुख आहार है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाजरा निर्धन लोगों के लिए, निर्धन, निर्धन यानी गरीब, गरीब लोगों के लिए, लोगों के लिए जिनके पास खेती बाड़ी ज्यादा नहीं होता है ना, उन लोगों के लिए कह रहा है कि बाजरा गरीब लोगों के लिए एवं पशुओं का प्रमुख आहार है, पशुओं का प्रमुख आहार है, प्रमुख आहार है। ठीक है, कह रहा है कि बाजरा जो है गरीब लोगों के लिए एवं पशुओं के लिए प्रमुख आहार है। आ रहा समझ में? यानी आगे तो समझ ही रहे हैं, लोग गए जो बरसात में घास उस नहीं मिल रहा है ना, लोग जाते हैं डायरेक्ट बाजरा काटे और ला के जो है छटकाटा मशीन में काट के भैंस को डाल दिए, बैल को डाल दिए या फिर गाय को डाल दिए। ठीक है, और खाते रहते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि भारत में 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। कितना परसेंट? तो भारत में 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है। बाजरा जो है उगाया जाता है। कितना परसेंट जी? 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है बच्चे। ठीक है, कितना परसेंट जी? तो 7%। बाजरा भारत में 7% भूमि पर उगाया जाता है। खेती वाले भूमि, गांव शहर वाले भूमि मत ले लेना इसमें आप लोग। ठीक है, कृषि वाले 7%, संपूर्ण कृषि वाले क्षेत्र के 7% भूमि पर बाजरा उगाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। उथली मतलब जो मिट्टी फेंक देता है ना नदी उदी, वहां पर भी उगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाजरा काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी या बलुआ मिट्टी या काली मिट्टी या फिर बलुआ मिट्टी पर उगाया जाता है। काली मिट्टी और बलुआ मिट्टी पर भी बाजरा को उगाया जा सकता है। यह भी एक मोटा दाना है, बाजरा भी एक मोटा दाना है। इतना बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, गेहूं के जैसे लगभग होता है, गेहूं से भी बड़ा होता है बाजरा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लिख सकते हैं कि बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है, यही तो मेन है कि बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य को देखेंगे। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है बाबू? बाजरा जो है ना सबसे ज्यादा कौन कौन राज्य में होता है बताइए? तो बाजरा जो है सबसे ज्यादा आपको गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख सकते हैं राजस्थान यूपी में भी होता है ज्यादा। यहाँ पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी हो जाएगा आपको। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना,
महाराष्ट्र में होता है। है लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र है इत्यादि है, क्योंकि और सभी राज्यों में भी ये पाए जाते हैं, इत्यादि हैं। सर्वाधिक उत्पादक बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक उत्पादक यानी सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है मेरे भैया? बोलिए, बोलो बाबू आप लोग, कौन है बाबू, बोलिए। तो जो भी बच्चे इस क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं ना, वे लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो इसको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसे लिख देंगे, ठीक है, कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है बच्चों। इससे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले मैंने इस चीज को बता दिया था। थोड़ा देखें कि कौन कौन से बच्चे जो है इस क्लास को पूर्ण रूप से देख लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है उत्पादक राज्य को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाएं बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं रागी के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे जी? रागी, कि रागी क्या है। अगला पॉइंट क्या होगा हम लोग का? रागी। आइए रागी क्या है हम लोग इसे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए यह हम लिख सकते हैं कि रागी शुष्क प्रदेश की फसल है, यानी सूखी हुई धरती पर यह होती है बच्चों। रागी क्या लिख सकते हैं जी? रागी एक शुष्क प्रदेश की फसल है। शुष्क प्रदेश की फसल है, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं बाबू? और इसमें क्या लिख सकते हैं? रागी लाल, काली, बलुआ, दोमट और काली मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि रागी लाल, बलुआ, काली इत्यादि मिट्टी पर उगाया जाता है। देख लीजिए कौन कौन से मिट्टी पर बाबू? तो लाल मिट्टी पर, बलुआ मिट्टी पर और काली मिट्टी पर भी आपको रागी उगाया जा सकता है। रागी के बारे में पढ़ा रहे हैं, रागी उगाया जा सकता है, ठीक है। रागी का उत्पादक राज्य हम लोग देख लें क्या? यहाँ पे आइए देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है, लेकिन जगह की कमी के कारण यहाँ से आप लोग पॉइंट बना लेना बाबू। यहाँ से जो है ना ये पॉइंट आप लोग बना लेना जी, ठीक है। मैंने जगह की कमी के कारण जो है सब एक ही में लिख रहा हूँ यहाँ पर। आइए उसके बाद देखेंगे रागी का उत्पादक राज्य। रागी का यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा, ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नीचे बच रहा है जगह, थोड़ा सा देख थोड़ा चलिएगा इसको। रागी का उत्पादक राज्य कौन कौन है बाबू? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सबसे ज्यादा कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा क्या बाबू? कर्नाटक के बाद आपको तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए तो यहाँ तक ठीक है, नीचे पट्टी वाला जगह रहना चाहिए, चले जाएं। हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे बाबू, तो हिमाचल प्रदेश के बाद आपको उत्तराखंड भी हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद सिक्किम भी होता है, सिक्किम भी हो जाएगा बच्चों, है ना, सिक्किम। और सिक्किम के बाद झारखंड भी यहाँ पर हो जाएगा, झारखंड इत्यादि। और कई राज्यों में यह पाया जाता है, थोड़ा मोड़ा कम पाया जाता होगा, कहीं बेसी पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड इत्यादि में क्या पाया जाता है? ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक ये राज्य हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब जो है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या बच्चों? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ से भी पॉइंट बना लीजिएगा कि रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा कर्नाटक,
कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, यहाँ से आप लोग थोड़ा कॉपरेट कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पर? ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य प्यारे बच्चों कर्नाटक हो जाएगा, ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, रागी कहीं आ जाए ना, देखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये चावल तो सभी बच्चे जानते हैं, पश्चिम बंगाल, गेहूं सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ ये एक और कौन था, ज्वार था। ये सभी लोग जानते हैं कि ज्वार जो है महाराष्ट्र है, और बाजरा जो है वह मैंने कमेंट करने के लिए यहाँ पे खाली छोड़ दिया है बच्चों, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है रागी को देखें बच्चों तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं मक्का के बारे में, जिसे हम लोग मकई कहते हैं। ठीक है, आइए मक्का के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही सुंदर अनाज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मक्का। मक्का या फिर मकई, मक्का भी कहते हैं और मकई भी कहते हैं। कहीं कहीं मक्का भी बोला जाता है और कहीं कहीं क्या बोला जाता है, मकई भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो आइए, ये जो है बड़ा ही सुंदर सा टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि मकई मनुष्य के भोजन एवं पशु के चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप कह सकते हैं कि भोजन के रूप में भी और चारा के रूप में भी। उसका अलावा जो भुना देता है ना, भूजा वूजा भूजता है सब, और भूजा भी भूज के इसको हम लोग खाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह मनुष्यों, यह जो है मनुष्यों के भोजन के साथ साथ पशु चरने लिखेंगे। यह मनुष्यों के भोजन के साथ साथ पशु चरने के काम में आते हैं। मकई में पशुओं को भी ले जाकर चराया जाता है, और ये जो है भोजन के भी काम में आते हैं। बिस्कुट बनता है ना मकई का, बहुत सारा बिस्कुट मकई का बनता है, रोटी भी मकई का बनाया जाता है, और ऐसे लोग भूजा भी भूज के उसको खाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग मकई के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि मकई में ग्लूकोज एवं मंड होता है। बड़ा ही भयानक चीज इसमें पाया जाता है। मक्का में ग्लूकोज भी होता है, ग्लूकोज एवं मंड होता है। क्या होता है बाबू? मंड एक पोषक तत्व का नाम है। ग्लूकोज भी होता है और मंड भी होता है। ठीक है, ग्लूकोज और मंड पाया जाता है मक्का में। ठीक है, अब देखिए भारत में कृषिगत भूमि पर कितना, कृषि को संपूर्ण कृषि भूमि के कितना % पर उपजाया जाता है मिट्टी मक्का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि भारत के संपूर्ण कृषिगत भूमि के कितना % पर बाबू, कितना % पर जी? तो ये जो है 3.6%, 3.6% भूमि पर क्या लिखे बच्चों? भारत के संपूर्ण कृषिगत भूमि के 3.6% भूमि पर उगाया जाता है। ठीक है, पूरा 3.6% भूमि पर यह मकई उगाया जाता है, जिसमें हम लोग कृषि करते हैं। संपूर्ण कृषि करने वाले भूमि के 3.6% भूमि पर मकई उपजाया जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मकई उत्पादन के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए। ठीक है ना, तो इसके उत्पादन के लिए कितना तापमान कितना चाहिए? तो 21 से 27 डिग्री, 21 से 27 डिग्री तक इसके उत्पादन के लिए इतना डिग्री तक तापमान आवश्यक है। ठीक है ना जी, 21 डिग्री सी से लेके 27 डिग्री सी तक। चलिए यहाँ पे मैं सी भी लिख देता हूँ, डिग्री सी तक तापमान आवश्यक है। ठीक है, क्लियर। अब आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कितना % वर्षा चाहिए। 75 सेंटीमीटर, लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता है।
आवश्यकता है। कितना जी? तो 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो मक्का उत्पादन के लिए, यानी कि मकई उत्पादन के लिए। ठीक है। अब ये किस मिट्टी पर सबसे भयानक होता है? पूरा जबरदस्त, जहां देखिए वहां मकई। तो देख लीजिए बच्चों, यह जो है लिखेंगे यहाँ पर, यह किस मिट्टी पर? तो यह जलोढ़ मिट्टी पर। किस मिट्टी पर जी? जलोढ़ मिट्टी पर क्या होता है? अच्छा होता है। जलोढ़ मिट्टी पर अच्छा उपजता है, लिख देते हैं। अच्छा उपजता है क्या? तो मकई जलोढ़ मिट्टी पर। अच्छा, ऐसे जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है ही। सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर देखा जाए ना तो जलोढ़ मिट्टी ही है, ध्यान में रखना। तो मक्का जो है ना जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अच्छा उपजता है। ठीक है। थोड़ा सा और इसमें होगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट आप लिख सकते हैं मकई के बारे में। आइए उसको मैं लिखता हूँ कि मकई के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य को देख लेते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है मेरे प्यारे? तो इसका जो है प्रमुख उत्पादक राज्य मकई। देखिए ना मकई कहीं कहीं मिलता है इधर हम लोग के यहाँ, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ जो है बहुत ज्यादा क्षेत्र में, बहुत ज्यादा कृषिगत क्षेत्र में पाया जाता है मकई। तो ये क्षेत्र हो जाएगा बाबू आपको सबसे ज्यादा, आपको हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा बाबू आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद आपको हो जाएगा क्या? बिहार में भी पाया जाते हैं, विस्तृत रूप में पाया जाता है बिहार में भी, है ना। बिहार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, इत्यादि। मध्य प्रदेश इत्यादि है। क्या लिखे? प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन? कर्नाटक, ये हैं। ठीक है। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। अब इसका प्रमुख उत्पादक राज्य जानते हैं कौन है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सर्वाधिक, इसका सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ होता है मकई का? तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है बबुआ हमार? तो देखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपको हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना। सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन होगा बाबू मेरे? तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मकई के बारे में हम लोग देख लिए, और एक बहुत ही खास आप लोग को मैं पॉइंट देने वाला हूं। पूछो कौन पॉइंट है बाबू? बोलो कौन पॉइंट है? तो आइए इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं। सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और इसको हटा करके मैं चलता हूं फिर आगे का पॉइंट क्या होने वाला बच्चों, उस पर हम लोग फोकस करते हैं बच्चे। ठीक है। आइए आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग बहुत ही खास टॉपिक सबका निचोड़ दे देता हूं, जिससे आपको याद करने में सुविधा होगी। ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमुख उत्पादक राज्य आखिर है कौन कौन। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चावल का है ना, यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे कि चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे पहले प्रमुख उत्पादक राज्य है ना। आखिर प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कौन कौन? तो सबसे पहले देखेंगे कि चावल का प्रमुख राज्य कौन कौन है। ठीक है। प्रमुख राज्य, सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। उसके बाद देखेंगे बच्चों यहाँ पे ज्वार का, सबको इकट्ठा कर देता हूं, ज्वार का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हो जाएगा बाजरा का। ठीक है। बाजरा के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर रागी का। ठीक है, रागी का हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मकई का हो जाएगा, मकई है ना, मकई का हो जाएगा। ठीक है। तो चावल का सबसे पहले आप लोग देखेंगे आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चावल का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि हमारे भारत में ये इन सभी अनाजों का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो यहाँ पे चावल का हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल, गेहूं का
गेहूं का क्या लिखे बच्चों, गेहूं का मैंने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखेंगे ज्वार का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बाजरा का क्या हो जाएगा बच्चों, बाजरा का मैंने पहले बोला है कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ जो है ना, आप लोग यहाँ पे भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि बाजरा का मैंने पीछे वीडियो में बताया है, उसको जा करके देखिएगा, यहाँ पे कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आइए रागी का, रागी का देखिए बच्चों तो हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, और मकई का भी हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अभी तक आप लोग देख चुके, सबसे अंतिम पॉइंट था बच्चों हम लोग का कि अनाज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है बच्चों। ठीक है, तो चावल का सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, उसके बाद गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। और इसका बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, और रागी जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, और मकई जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, ये सारा पॉइंट आज जो है हम लोग कृषि के लिए, ये दूसरा क्लास था। एक क्लास में और हम लोग क्या करेंगे ना कि इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक सभी जितने भी बच्चे इस क्लासवा को देख रहे थे ना, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई नए नए होंगे ना, तो कृषि में अभी इतना ही ना पढ़े हैं, अभी मूंगफली के बारे में आपको पढ़ना है, सरसों के बारे में आपको पढ़ना है, चाय कॉफी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो कल वाला भी क्लास मिल जाएगा, और नहीं तो घूमिएगा, नहीं मिल पाएगा आगे वाला क्लास। ठीक है, और एक और ही चीज लिख के रख लीजिएगा कि हम बिहार के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं कल फिर कृषि के अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टाटा, गुड बाय।